नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानेंगे। बैंकिंग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये हमारी न्यायपालिका के कानूनों द्वारा प्रभावित होते हैं और संचालित होते हैं। बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसके बारे में हम विशेषकर जानकारी लेंगे आज के हम एपिसोड में। बैंकिंग प्रक्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने ग्राहकों का खाता खोलना, ग्राहकों से जमा और निवेश लेना और उद्योगों को ऋण देना। एनपीए आज के समय में भारतीय बैंकों की क्षमताओं को कम कर रहे हैं और जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था पे काफी असर पड़ रहा है। बैंकों की आय का स्रोत होता है इंटरेस्ट और पेमेंट ऑफ लोन। अगर ये 90 दिन तक किसी भी खाते से रीपेमेंट ऑफ लोन मीन्स ऋण की अदायगी और उस पे आए हुए ब्याज की अदायगी 90 दिन तक अगर रुक जाती है तो वो ऋण, वो लोन एनपीए बन जाता है, उसकी मान्यता एनपीए हो जाती है। ये साधारण केसेस में होता है जब एग्रीकल्चरल लोन्स बैंक देता है और उसकी अदायगी 2 छोटी फसलों के ड्यूरेशन के बराबर या एक बड़ी फसल के ड्यूरेशन के बराबर ऋण की अदायगी या उसकी इंटरेस्ट की अदायगी नहीं होती है तो वो भी एनपीए बन जाता है। भारतीय बैंकों में एनपीए के ऊपर खास विचारधारा पहले नहीं थी। 1991 से पहले 90 के दशक में जब भी बैंकों को अपनी प्रगति को देखना होता था तो वो अपने बैंकों की ब्रांचों, अपने छोटे छोटे शहरों में, गांवों में, कस्बे में कितनी ब्रांचेस खुली है उसको देखते थे और वही एक मापदंड होता था उनको अपनी कामयाबी देखने का। 1990 में एक विचारधारा में बदलाव आया। श्री नरसिम्हन जी आरबीआई के पहले एक गवर्नर होते थे। जब उन्होंने एक रिपोर्ट दी और तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, बैंकों को अपने स्वास्थ्य की जानकारी एनपीए के द्वारा जांचनी चाहिए। मतलब हर बैंक ने कितने लोन, कितने ऋण किसी को दे रखे हैं और उसकी अदायगी हो भी रही है या नहीं हो रही है, क्या वो एनपीए बन चुका है या वो एक प्रॉफिटेबल एसेट है। ये चीज बैंकों की विचारधारा को बदला। जब बैंकों ने अपना आत्ममंथन चालू किया तो पाया कि उनके ऊपर काफी लायबिलिटीज ऑलरेडी पहले से है। जैसे कि आज के डेट में, आज की तारीख में भारतीय बैंकों में एनपीए की समस्या इतनी गंभीर है कि 4,40,000 करोड़ रुपए का एनपीए है। भारतीय बैंकों की श्रेणी में 90% कॉमर्शियल बैंक्स हैं, 10% कोऑपरेटिव बैंक है। अब हमें जानना है कि ये कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं। कॉमर्शियल बैंक एक व्यावसायिक बैंक होता है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो विदेशी निवेश द्वारा चलाया जा रहा कोई बैंक हो। इनका मूलभूत ध्येय ये होता है कि वो जनता से पैसा लेते हैं और पैसा लेने के बाद मार्केट में वो अपना पैसा ऋण के द्वारा यानी कि लोन्स के द्वारा वो देते हैं। उनका प्राथमिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो प्रॉफिट कमाए। जब उनके पास इतनी ज्यादा एनपीए बढ़ जाती है, ऐसे बैंक अपनी अर्थव्यवस्था, अपने आप को संभालने में असक्षम हो जाते हैं और वो अपना ऑपरेशंस बंद करते हैं। हमें यह जानना है कि एनपीए क्यों होता है। कई बार इसमें बैंक की भी लापरवाही होती है, कई बार जनता की भी एक उद्देश्य साफ नहीं होता है कि वो अपना ऋण वापस करे समय से। इसमें न्यायिक प्रक्रियाएं हैं। न्यायिक प्रक्रिया हमारे देश की है जरूर, लेकिन थोड़ा धीमी है। इसको ओवरकम करने के लिए बैंकों ने अपने अंदर कमिटीज बनाई है ताकि वो एनपीए को कंट्रोल करें। सबसे पहला बैंकों का स्टेप, पहला कदम यह है कि वो अपने एनपीएस को
जांचने के लिए एक प्रोविजन करते हैं। जिस तरह प्रकार आप अपने आप को एक प्रोविजन करते हैं कि मान लीजिए आपके पास कुछ रकम है, अगर किसी ने आपसे उधार ले लिया और तब भी आपकी दिनचर्या चल पाएगी या नहीं, अगर उसने वापस नहीं किया तो इसको कहते हैं प्रोविजन। ठीक उसी प्रकार बैंक भी प्रोविजंस करते हैं। अगर उनके वो दिए गए ऋण वापस नहीं आए तो क्या वो प्रोविजन हो जाएगा, बैंक अपना काम चला पाएगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह के प्रोविजंस को देखते हुए जो एनपीए होता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस एनपीए। मतलब ये कि अगर हमारे बैंक का इतना दिया गया ऋण वापस नहीं भी आया तो भी बैंक चलता रह सकता है। आज हमारे बैंक में जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, भूषण स्टील। भूषण स्टील के पास 56,022 करोड़ रुपए का एनपीए है। जब इतने बड़े एनपीए माउंट हो जाते हैं तो बैंक अपने आप को चलाने में असक्षम हो जाते हैं, वो गिरने लगते हैं, वो अपनी बैंकिंग प्रक्रिया बंद करते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहला इफेक्ट कहाँ आता है? वो दूसरों को लोन देना बंद कर देते हैं। जब उद्योगों को लोन देना बंद कर देंगे तो अर्थव्यवस्था में चरमराहट आती है। इस तरह से हमारे बैंक कोलैप्स करते हैं। हमारे न्यायिक प्रक्रिया इतनी सक्षम होनी चाहिए, इतनी प्रखर होनी चाहिए कि बैंक को धोखेबाजी न कर पाए लोग। एनपीए माउंट होने के 2-3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है विलफुल डिफॉल्ट। विलफुल डिफॉल्ट उसको वो होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से दिवालिया घोषित करता है और कहता है कि मैं अब ये ऋण वापस नहीं करूंगा। इसमें बैंक क्या करे, वो नहीं ले पाता है, मजबूर हो जाता है। विलफुल डिफॉल्ट को रोकने के लिए कठोर कानूनी कदम लिए जा रहे हैं, जिसको हम अपने अगले टॉपिक में बताएंगे। दूसरा कारण होता है गवर्नमेंट की पॉलिसियां। मान लीजिए आज आप एक इंपोर्टर हैं, आप कुछ सामान का आयात करते हैं। उस प्रोजेक्ट के लिए आपने बैंक से लोन लिया। बैंक से लोन लेने के बाद आपने आयात और निर्यात का बिजनेस चालू किया। गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई और उसने उस आयात पे रोक लगा दी। फिर क्या करेंगे? आपकी कमाई मारी गई, आपकी कमाई खत्म हो गई। आप कहां से पैसा देंगे बैंक को? ऐसी नीतियों से भी बैंक के पास एनपीए बढ़ते हैं। तीसरा कारण है एनपीए का, आपने जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया बैंक से ऋण, वो उस काम पे खर्च नहीं किया, वो कहीं और डाइवर्ट कर दिया आपने। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने एक गैस पावर प्लांट बिठाने के लिए आपने एक ऋण लिया। आपने गैस पावर प्लांट पे, अपनी परियोजना पे आपने वो ऋण का पैसा न लगा के गोदामों पे लगाना चालू कर दिया। वो प्रोजेक्ट आपकी कंप्लीट नहीं हुई, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बढ़ गई, तो भी आप बैंक को पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो फिर बैंक को क्या स्टेप्स लेने चाहिए एनपीए को कंट्रोल करने के लिए? पहला स्टेप, बैंक के अंदर कमिटीज होनी चाहिए, जिस कमिटी ये जांचे परखे कि क्या हमारे दिए गए ऋण का सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, पार्टी की क्रेडिबिलिटी। जिस पार्टी को हमने ऋण दिया है वो पार्टी इस किसी अभियोग में तो नहीं है? क्या उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या है, अगर उसकी सिविल रेटिंग क्या है, उसने किस तरह से आज तक लिए गए दूसरे बैंकों से ऋण का उपयोग किया और किस तरह भरपाई की। तीसरा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ अवगत कराते रहना और आने वाले मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अपनी लोन डिसबर्सल पॉलिसी को एडजस्ट करना। हमने संक्षेप में आपको एनपीए के बारे में इतना कुछ बताया है। हम अगले टॉपिक्स में आपको एनपीए के बारे में और एनपीए के प्रमुख घटक जैसे कि विलफुल डिफॉल्ट और उसके ऊपर ली जाने वाली कानूनी
कार्रवाइयाँ, ये जो लोग पैसा साफ कर जाते हैं, साइफोन ऑफ कर जाते हैं, घोटाले करते हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। दूसरी चीज़ यह है कि बैंक अपने ऐसे लोगों के लिए क्या प्रबंध करता है, वो कैसे जांचता है, किस तरह ढूंढ के निकालेगा कि ये विलफुल डिफॉल्ट हुआ है। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें ब्लैक एंड व्हाइट लॉ मीडिया का हर एपिसोड, जिसमें हम आपको कानून की सच्ची और सटीक जानकारी देते हैं।